हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी सीरीज़। तो आज है क्लास 8 का लेसन नंबर 5 जो कर रहे हैं हम सीटेट के लिए। तो लेसन नंबर 5 है एक्सप्लोरिंग फोर्स। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या है? पुश आर पुल अप्लाइड एंड ऑन ए ऑब्जेक्ट। जो भी हम उसको पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या फिर पुल करते हैं, मतलब उसको धक्का देना या फिर उसको खींचना, दैट इज़ द फोर्स। और ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का, दैट इज़ द न्यूटन, जिसको कैपिटल एन के साथ डिनोट किया जाता है। फिर है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होगा कि वो उसके कॉन्टैक्ट में होगा, मतलब जब दो बॉडीज़ में फोर्सेस लग रही हैं, वो दोनों बॉडी एक दूसरे को टच कर रही होंगी। आगे पढ़ेंगे हम कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? व्हेन देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में फोर्स लग रही है, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट है, मतलब वो एक दूसरे को टच कर रही है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसकी आगे के आगे कौन कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं? जैसे आपकी मस्कुलर फोर्स होगी। मस्कुलर फोर्स जब आप लगाते हो तो आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैरी कर रहे हो, जोर से आप उठा रहे हो ऊपर, ठीक है, मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट को टच किया है ना। ऐसा थोड़ा ना कि आपने ऐसे किया तो वो अपने आप मतलब चल पड़ी, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपने उसको टच किया हुआ, आप किसी मतलब जैसे ये पेन तो चलो हैवी है नहीं, कहाँ ही मस्कुलर फोर्स लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हैवी सी चीज़ है, अब मैं इसको ऐसे करके दूर से ऐसे करूँगी, क्या ये मतलब चल पड़ेगा? नहीं चलेगा, मेरे को इसको उठाना पड़ेगा ऐसे करके, मतलब मैंने फोर्स लगाई है ना। तो ये होती है कि मैंने उसको टच किया, फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ हमारा, तभी ये वाली फोर्स वर्क करती है। तो मस्कुलर फोर्स जो होती है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। व्हेन वी परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी सच एस वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, लिफ्ट करते कोई सामान हैवी वाला उठाते हैं, द फोर्स इज कास्ट वाई द एक्शन ऑफ मसल्स। हमारे मसल्स यूज होते हैं इसमें। मस्कुलर फोर्स occurs when muscles contract and elongate while doing any activity। अब क्या होगा, या तो हमारे मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर इलोंगेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, क्या होगा, आपके मसल्स क्या होंगे? लंबे होंगे, इलोंगेट होंगे, है ना। जब आप किसी चीज़ को कैरी करते हो, किसी हैवी चीज़ को कैरी करते हो, तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, श्रिंक करेंगे, है ना। तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स के बारे में। देन एनिमल्स भी यूज़ करते हैं इस फोर्स को। एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना, फिश होगी, इंसेक्ट हो गए। यूज़ इट लिखा है मैंने कि मतलब ये सारे भी क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं। कैसे? च्यू फूड, खाने को जब चबाते हैं तभी हमारे मसल्स काम में आते हैं। पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनल, उसको पुश करना है एलिमेंट्री कैनल के थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वहाँ पे भी हमारे मसल्स यूज़ होते हैं। तो ये हम भी यूज़ करते हैं। एनिमल, बर्ड्स, जो फिश है, इंसेक्ट है, ये भी सारे क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो ऑलरेडी आपको पता होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। जब भी कोई चीज़ आप ग्राउंड पे छोड़ते हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल को फेंका, है ना, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। जो इरेगुलरिटीज होती है दो सरफेसेस के बीच में, वो इंटरलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये फोर्स अराइज होती है और आपकी बॉल कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, ठीक है। आप देखते हो अगर स्मूथ सरफेस है तो बाल थोड़ा आगे जाके रुकेगी बट थोड़ा टाइम के बाद रुकेगी। बट अगर रफ सरफेस है कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, क्योंकि रफ सरफेस में जो इरेगुलरिटीज होती है ना, लाइक जैसे ये है, मतलब ये सरफेस आपको स्मूथ दिख रहा होगा, जैसे कोई भी ये चीज़ है, ये पूरी स्मूथ है ना, बट इसमें भी थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज होंगी बीच में, लाइक दिस, जैसे ये है, दो सरफेसेस बताए हैं, उनके बीच में इरेगुलरिटीज है जो एक दूसरे को इंटरलॉक कर रही है, उसकी वजह से वो दूसरी पार्टी जो मोशन में है, वो उसका जो मोशन है वो रुक जाता है, वो एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपकी बॉल की एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी? द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस। ये फोर्स कब आती है प्ले में? जब मतलब कब अराइज होती है? जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर किसी और सरफेस पे वो मूव करने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। ओबियस है कि आपने बॉल को इस डायरेक्शन में छोड़ा है ना, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी उसके आगे वाली साइड से आएगी, आगे वाली साइड से आएगी तभी उसको रोक पाएगी। अगर वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो फिर उसको रोक तो ना पाएगी, वो तो इवन उसको और फोर्स देगी ताकि वो और आगे मूव हो। बट ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो, मतलब उसका फोर्स आगे, ये मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बॉल है, बॉल को मैंने ऐसे करके छोड़ा तो बॉल का मोशन जो है इस डायरेक्शन में, बट जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इस साइड से आएगी, इस साइड से आगे से आएगी, ठीक है। तो ऑपोजिट हो गई उसकी डायरेक्शन।
उसके बाद है फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो बॉडीज हैं जैसे बॉल और ग्राउंड है, उनके बीच में इरेगुलरिटीज है उनके सरफेसेस पे। बेशक वो आपको स्मूथ दिख रही होंगी बट उसमें इरेगुलरिटीज होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं, उसकी वजह से ही फ्रिक्शन अराइज होती है। तो फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो रफ सरफेस है, लाइक ऐसे वाला अगर सरफेस है, रफ ज़्यादा है वो, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू अगर आपका सरफेस जो है वो स्मूथ है। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब व्हेन नॉन कॉन्टैक्ट क्या होगा, जब उनका कॉन्टैक्ट नहीं होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है तब जो है ये फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अराइजेस होती है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या आ गई, मैग्नेटिक फोर्स। अब दो मैग्नेट है, आपने दो मैग्नेट देखे हैं ना, आपने कभी ना कभी मतलब फ्यूचर में ट्राई किया होगा कि दो मैग्नेट होंगे, आपने क्या मैग्नेट को पास लेके आए होंगे, है ना, थोड़ा सा पास। ये नहीं है बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ऐसे ही करोगे तो ही वो होता है, ऐसा नहीं होता। जब आप उसको पास लेके आते देखोगे या तो वो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपेल करेंगे, वो पीछे पीछे जाएंगे। मतलब आप उसको सिर्फ पास लेके आए हो, तो यही है कि बिना कॉन्टैक्ट के, उनको टच किए बिना आप ऐसे रखोगे, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, या फिर वो एक दूसरे को पुश करेंगे। तो वही जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है वही पुश और पुल का काम करती है। तो यही लिखा है मैंने मैग्नेटिक फोर्स में, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ पुश और पुल। जब अट्रैक्शन होगी मतलब पुल कर रहा है, जब रिपल्शन होगी तो पुश कर रहा है। तो वही जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है किसी मैग्नेट में, वही आपकी जो क्या होती है, फोर्स होती है। और इसीलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होते, ये मतलब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते, इसीलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल आ गया आपके टू मैग्नेट्स, वो कॉन्टैक्ट में नहीं होते, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट चार्ज, अगर आप चार्ज प्लास्टिक स्केल लेते हो, कोई भी प्लास्टिक का स्केल लेते हो, तो क्या करते हो आप उस एंड पेपर पीसेस लेते हो। अब इसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। आपने क्या करना है, टेक प्लास्टिक स्केल लेना है एक, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये देखिए शायद दिखा नहीं है आपको, देख लो आप ये क्या लिखा हो मैंने थोड़ा सा, चलो। तो नेक्स्ट है आपने क्या करना है, दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो नेक्स्ट है आपका कि आपने क्या करना है, प्लास्टिक स्केल लेना है एंड रब इट विद द पॉलीथीन, देन ब्रिंग स्केल क्लोज टू अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक स्केल लेना है, उसको रब करना है। मैंने ऑलरेडी पीछे आपको पढ़ाया था कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं। जब दो बॉडीज एक दूसरे को रब करते हैं, एक चार्ज होती है दूसरी अनचार्ज होती है, जब आप उसको रब करते हो तो वो दोनों चार्ज हो जाती है, तो उसकी वजह से उसमें चार्ज डेवलप होता है ना। तो वैसे आपने एक प्लास्टिक का स्केल लेना है, उसको पॉलीथीन पे रब करना है। जब आप रब करोगे तो फिर उसके बाद आप उस स्केल को जो स्मॉल पीसेस होंगे ना पेपर के पास लेके जाओगे, वो देखोगे कि वो जो स्मॉल स्केल है वो उस छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो द पेपर पीसेस गेट पुल टूवर्ड्स अ प्लास्टिक स्केल एंड स्टिक टू इट। वो उससे मतलब जो आपका प्लास्टिक का स्केल होगा वो उसके साथ जो पेपर्स है वो चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, वाई दिस हैपन, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन मटेरियल्स आर रब टुगेदर इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ड अप ऑन देयर सर्फेसेस। ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि जब दो चार्जेस, जो दो बॉडीज़ हैं, एक उसमें से चार्ज होगी, दो दूसरी अनचार्ज होगी, ठीक है। जब आप उन दोनों को रब करोगे उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज उनके सरफेस पे डेवलप हो जाता है। आपने कंघी करना कभी अपने बालों में, फिर उसको आप नीचे रखना, देखना जो डस्ट के पार्टिकल होंगे उसके साथ चिपकेंगे, ठीक है। तो दीज चार्जेस जो मतलब वहाँ पे क्या है, उसकी सरफेसेस पे चार्ज डेवलप हो गया। दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। इस चार्जेस को ही क्या, जो ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इसी को स्टैटिक चार्जेस बोला जाता है। द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर्ड स्टैटिक चार्जेस इज सेड टू बी चार्ज ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट जिसमें ये स्टैटिक चार्ज है उसको क्या बोला जाता है, चार्ज ऑब्जेक्ट बोला जाता है। दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये फोर्स तब प्ले में आते जबकि वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्योंकि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब आपने देखा कि जो स्केल है, स्केल चार्ज हो चुका है ना, अब आपने उसको दूर रखा है ऐसे करके, पेपर्स नीचे पड़े हुए हैं, आप उसको टच कर रहे हो नहीं, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा उसको दूर रखे हो, मतलब एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। वो फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे को टच करना, ठीक है। तो अब वो बिना टच किए हुए उन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो जो पेपर्स हैं आपके स्केल पे लग गए हैं, चिपक गए हैं, है ना। तो ये हुई ना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स। अब नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, द फोर्स एक्सर्टेड वाया चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और एन अनचार्ज बॉडी। ये वो फोर्स होती है जो या तो वो एक चार्ज बॉडी की दूसरे चार्ज बॉडी पे, या फिर एक चार्ज बॉडी की दूसरे अनचार्ज बॉडी पे अराइज होती है। तो
उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, और ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी आपको पता है, ग्रेविटी पता है, अर्थ में ग्रेविटी है, तभी तो हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। मून में आपने देखा कि ग्रेविटी कम होती है, तो अगर हम वहाँ पे छोटा सा कदम भरते हैं तो ऐसा लगता है कि इतना लंबा जंप लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। जो फोर्स है अर्थ के बीच में जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको, ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ये सभी इसी के ही नाम है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो एक्सपेरिमेंट तो सुना ही होगा कि एक एप्पल गिरा, तो वहाँ पे वो जो न्यूटन है वो देख रहा था कि एप्पल नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। तो क्यों हुआ? कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, अब इट इज़ ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। और एक चीज़, ये अट्रैक्टिव फोर्स है अनलाइक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि अगर लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। बट जो आपकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स ही है, क्योंकि आपने देखा कि ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ नीचे गिरी है तो वो उसको रिपेल कर रही हो, वो ऊपर की तरफ ही भेज रही हो, ऐसा तो नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है तो वो नीचे गिरती है। आपके हाथ से अगर पेन गिर रहा है तो वो नीचे ही गिरेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो रिपेल नहीं करेगी, वो उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। ठीक है, तो ये आ गया कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, सिर्फ रिपल्सिव नहीं है। और एक चीज़, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है, वो ऊपर जा रही होती है और उसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है और उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। बट जब ऑब्जेक्ट गोज डाउन, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, क्योंकि ग्रेविटी भी उसको खींच रही होती है और वो ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा होता है, उसकी वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है वेट के बारे में है। तो वेट क्या होता है? द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट। अब जो क्या होता है कि वेट क्या होता है? एक होता है मास, एक होता है वेट। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी है दैट इज द मास, और मास फिक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे जितना मास होगा तो आप जाके दिल्ली में बैठ जाओगे ना, वहाँ पे भी आपका मास सेम ही रहेगा। आप किसी और प्लेनेट पे चले जाओगे तो भी आपका मास उतना ही रहेगा, चाहे आप मून पे चले जाओगे तो भी मास आपका सेम रहेगा। बट जो आपकी वेट की क्वांटिटी है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जितनी ग्रेविटी होगी, कितनी फोर्स से ग्रेविटी उसको खींच रही होती है किसी ऑब्जेक्ट को, वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ठीक है, तो फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेट। अब कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ कितनी मतलब फोर्स से खींच रही है, दैट इज इट्स वेट। वेट इज अ फोर्स, वेट इज आल्सो अ फोर्स। ठीक है, द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ। कितनी स्ट्रांगली एक ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ पुल करिए, दैट इज इट्स वेट। ठीक है, ऐसे यूनिट वेट का न्यूटन होगा, क्योंकि फोर्स है, फोर्स का न्यूटन है, तो वेट इज आल्सो फोर्स, तो इसका ऐसे यूनिट न्यूटन होगा। वेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वेट डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मास का पता मैंने आपको बता दिया, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास कांस्टेंट इन ऑल प्लेसेस, बट वेट वेरी करता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेसेस पे। अब नेक्स्ट है, ये एक फोर्स है दैट इज द वॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स बोला जाता है। सबसे पहले आप देखते हो, आपने कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, एम्प्टी बोतल इन फुल बकेट, पानी की बोतल पानी की बकेट जो है फुल भरी हुई है, आप उसमें खाली सी बोतल डाल दो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो खाली वाली बोतल डाल दी होगी कभी, तो आप देखते हो कि वो बकेट के ऊपर तैरी होती है। बट अगर आप उसको नीचे पुश करोगे, आप उसको नीचे मतलब करोगे, तो वो नीचे नहीं जाती, वो बार बार ऊपर आती है। क्यों आती है? बिकॉज उस लिक्विड में, उस वाटर में क्या है? वॉयंट फोर्स है या फिर अपथ्रस्ट फोर्स है जो अपवर्ड पुश करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि द फोर्स अप्लाइड वाया लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपर डायरेक्शन। अब वॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है? वो फोर्स होती है जो लिक्विड लगाता है किसी ऑब्जेक्ट के उसको ऊपर करने के लिए। आप कोई भी चीज़ ले लेना, आप पानी भरी हो, बाल्टी भरी होगी, आप उस ऑब्जेक्ट को, ये नहीं कि पत्थर उठा के बोलो कि हाँ वो नहीं तैरा, वैसे वाला नहीं, सिंपल ऐसे मतलब खाली बोतल ले लो, हाफ बोतल भरी हुई ले लो, पूरी बोतल का एक्सपेरिमेंट करो, सभी का करके देखो कि क्या होता है। वो आगे पढ़ोगे कि कौन सी डूब जाती है, कौन सी ऑब्जेक्ट तैरता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले आप ये समझ लो कि जब भी आप खाली बोतल लेते हो, बकेट के ऊपर रखते हो, बकेट के पानी के बीच में रखते हो, तो आप उसको दबाना, कभी प्रेस करना, किया होगा आपने, ऐसा नहीं है। तो आपने उस बोतल को नीचे प्रेस करोगे तो आप ऐसा लगेगा कि नीचे से कोई फोर्स लग रही है, वो बोल रही है कि बोतल को ऊपर करो, नीचे मत लेके आओ। तो दैट इज द बॉयंट फोर्स, जो लिक्विड लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट को ऊपर करने के लिए। ठीक है, तो
क्या होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है उसमें क्या होता है कि एक्ट कर रही होती है डाउनवर्ड, उसको क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, बट जो वॉयंट फोर्स होती है वो उसको ऊपर वाली साइड खींच रही होती है। अब डिपेंड करता है कि अगर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंट फोर्स से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। और बेस है ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है तो वो नीचे की तरफ आएगी, है ना, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। बट अगर आपकी बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वल है, दिस इज द इक्वल साइन, नॉट ग्रेटर देन स्मॉलर, ये इक्वल है, ठीक है। जब आपकी बॉयंट फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा, फ्लोट करेगा, मतलब वो तैरेगा। ये कंसेप्ट आल्सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये कंसेप्ट डेंसिटी में भी आता है कि किसकी डेंसिटी कितनी है, लिक्विड की कितनी है, उस ऑब्जेक्ट की कितनी है, तो वो देख के भी होता है कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। बट ये बॉयंट फोर्स का कंसेप्ट है, इसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो कि उस मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ठीक है। तो डेंसिटी में भी आता है ये। नेक्स्ट है आपका, ये नोट में है जो आपका मतलब बुक में दिया तो है बट उन्होंने साइड में दिया है एक बॉक्स में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको छोड़ना नहीं होता, मे भी इसमें से भी पूछ दे वो, ये तो उस लेसन का इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट में क्या था कि आर्चिमीडियस आपने सुना होगा, आर्चिमीडियस प्रिंसिपल सुना होगा। अब है क्या ये, ए फेमस ग्रीक साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स। क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो पूरा पार्शली या फिर फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, आप उसको या तो पूरा बीच में डुबा रहे हो या फिर उसको पार्शली डुबो रहे हो, इट एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब क्या होता है, ये सेम वही है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ठीक है। अब आपने किसी जो भी मतलब लिक्विड से बड़ा कंटेनर लिया है उसमें आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब वो क्या होता है, आप उस ऑब्जेक्ट को अब नीचे प्रेस करोगे तो वो ऊपर वाली साइड एक फोर्स लगती है, वो बोलती है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओ, तो दिस इज नोन एज द आर्चिमीडियस, इसको आर्चिमीडियस प्रिंसिपल बोला जाता है। अब इफ द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये आप रहने दो, ये डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट को रहने दो, आप सिर्फ इतना देखो, इफ द वेट ऑफ अ लिक्विड इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वगैरह ये कुछ आपको समझ नहीं आएगी, आप सिंपल इतना देखो कि इफ़ द वेट ऑफ अ लिक्विड, अगर उस लिक्विड का जो वेट है इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसका कम है वेट किससे, जो आपने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, उस लिक्विड के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक हो जाएगा, मतलब वो डूब जाएगा। ऑब्वियस है कि अगर पानी का वेट कम है और उस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या डूबेगा, पत्थर ले लो, ठीक है, पत्थर का वेट ज़्यादा होगा उस लिक्विड से, पत्थर को जब आप उसकी सरफेस पे रखोगे वाटर के तो पत्थर डूब जाएगा, क्यों, क्योंकि उस पत्थर का वेट है ज़्यादा, यही तो आर्चिमीडियस प्रिंसिपल बोल रहा है। देन इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डिस्प्लेस वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब आप उस ऑब्जेक्ट को उस पानी के बीच में रखते हो तो वो पानी को डिस्प्लेस करता है और उसकी पोजीशन में अपनी पोजीशन ले आता है, ठीक है, तो ये इसलिए वर्ड यूज़ किया है। मैंने कहा ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इसलिए मैंने बोला, सिंपल आप ये भी इतना भी देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इफ़ द वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपकी लिक्विड का वेट इक्वल टू द लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस लिक्विड में फ्लोट करेगा, तैरेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या बोलता है, आर्चिमीडियस प्रिंसिपल, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। तो नेक्स्ट है आपका पुरमिस रॉक, जो फ्लोट होती है पानी के बीच में। क्यों हुआ था, एक बार जब वोल्केनिक एरप्शन हुआ था तो ये जो पुरमिस राख होती है ये एक हल्की, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जो मतलब ज्वालामुखी चट्टान से बनी होती है। तो ये क्यों बनती है, जब जो आपका ज्वाला होता है, सॉरी, जो आपका लावा होता है ना, तो वो जल्दी ठंडा होने से बनती है, और इसमें ना बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, इसलिए ये कभी भी पानी पे तैर सकती है, मतलब ये पानी पे तैर सकती है, ये रॉक होती है, ये फ्लोट करती है, तैरती है क्योंकि इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो मतलब जब ज्वालामुखी बनना था ना तो उसके जल्दी ठंडा होने से ना तो एक रॉक बन जाती है, तो ये इसमें छोटे छोटे सुराख होने की वजह से इसमें एयर फिल हो जाती है और वो क्या करती है, पानी में फ्लोट करती है। तो नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ। अब फोर्स क्या क्या चेंज कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। आप किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हो, है ना, आपने धक्का दिया तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, अगर आपने फोर्स को जिस डायरेक्शन में चाहो आप उसको धक्का दोगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका चेंज कर सकते हो, मतलब स्पीड भी चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हो, और दोनों भी चेंज कर सकते हो। फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंजिंग लाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैलून लिया है, बैलून को प्रेस करो, फोर्स लगाओ, उसकी शेप में चेंजिंग आती है, जैसी मर्जी शेप बना लो, है ना।
तभी तो उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपके बुक में नहीं है बट ये एक्स्ट्रा है तो देख लो, क्योंकि अब हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है। तो फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन भी आता है। अब स्टार्टिंग फ्रिक्शन क्या होती है? व्हेन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, जब कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुका हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में जाता है, अपनी रेस्ट पोजीशन से को चेंज करता है, मोशन में जाता है, तब कौन सी फ्रिक्शन होती है? स्टैटिक। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है मतलब एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, तो तब कौन सी फ्रिक्शन होती है? स्टैटिक। अब स्लाइडिंग क्या होगी? द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम स्पीड। अब वो फोर्स होती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता है सेम स्पीड में, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, दैट इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग क्या होती है आपको पता है? लाइक दिस, स्लाइड करके जाएगा, ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी? ऐसे करके रोल करके, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन अदर, फॉर एग्जांपल ये मैं इधर रखा है, मैंने पेन रखा है नोटबुक पे, तो हम ऐसे करके इसको रोल करते जाएंगे, दैट इज अ रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग क्या होगी? लाइक ऐसे करके स्लाइड करना, है ना। तो अब आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर उसके बाद होती है रोलिंग फ्रिक्शन। आपको पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होती है? स्टैटिक जो फ्रिक्शन होगी, जो भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जब वो मोशन से मतलब रेस्ट से मोशन में जा रहा है, तो तब जो फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू स्लाइडिंग। तो फिर उसके बाद आती है रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और एट रेस्ट। अब हम ये नहीं बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था तो अभी रेस्ट पे ही है तो हम बोलेंगे ना इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट इज नॉट अ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब स्टार्ट होती है जब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये पेन रखा है, अब ये अपनी रेस्ट पोजीशन से मूव करके आगे आगे जा रहा है, तो अब जो इसमें मोशन फ्रिक्शन होगी दैट इज स्टार्टिंग फ्रिक्शन। जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे है, जब ये रेस्ट में है, तब इसमें जो है स्टार्टिंग फ्रिक्शन नहीं होगी। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड बट रिक्वायर्ड रिड्यूस टू सम एक्सटेंट लाइक ग्रीस, ल्यूब्रिकेंट। अब क्या होता है, फ्रिक्शन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ये नहीं बोल सकते हम फ्रिक्शन को ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ उसको कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हो। लाइक आप जो ग्रीस यूज़ करते हो, लुब्रिकेंट यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि आपकी साइकिल की जो चेन है ना, थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगता है वो मतलब अटक रही है ना, मतलब वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है, किसी चीज़ के मोशन में वो चेंजिंग ला रही है ना, अब उसकी स्पीड कम हो जाएगी साइकिल की। जैसे आप उसको ग्रीस देते तो फिर वो जो आपकी साइकिल की स्पीड होगी वो बड़ी अच्छे से चलेगी, चलती है ना, आपने डाला होगा ग्रीस। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर सकते हो आप, एलिमिनेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। लुब्रिकेंट, अब लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है जैसे आप ऑयल लुब्रिकेशन करते हो, आपके दरवाजों में कभी कभी आवाज़ आती है तो आप लुब्रिकेंट डालते हो ना, आपकी मशीन अच्छे से नहीं चल रही है, आप उसमें ऑयल डालते हो ताकि उसकी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो, जो उसको रोक रही है। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड क्या होगा आपका? लिक्विड या फिर गैस। अब एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, जैसे एरोप्लेन में, अब जो हवा में मतलब आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, एयर रेजिस्टेंस जो होता है, इसको एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, एयर फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना। अब हवा में भी कुछ चीज़ें रुकती मतलब उस पर भी, वहाँ पर भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन आपका मूव कर रहा है, आगे से हवा आ रही है, वो भी उस पर थोड़ी उसकी स्पीड पर फ़र्क डाल रही होती है, क्योंकि एयर भी एक रेजिस्टेंस फ्रिक्शन है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से भी जो है फ्रिक्शन अराइज होता है, जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट ये वाला भी कर ही लेते हैं। तो लेसन नंबर 6 है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 का ये वाला टॉपिक। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट इज इन्वॉल्व्ड आर फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें से आप कोई भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, सिंपल आप याद रखो, फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज द प्रेशर। कितने एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, दैट इज इट्स प्रेशर। अब इसका जो नेक्स्ट हम ये पहले ये पढ़ लेते हैं। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट भी होता है, या फिर पास्कल भी बोला जाता है, PA से डिनोट किया जाता है। दिस इज अ यूनिट फॉर प्रेशर, मतलब प्रेशर को आप कैसे मेजर कर सकते हो। जैसे मास को मेजर करना हो तो आप kg यूज़ करते हो, वैसे ही आप प्रेशर को यूनिट यूज़ कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब आप देखते हो कि अगर आपने कोई बैग उठाया, आपने कोई बैग कैरी किया, अगर उसके जो स्ट्रैप्स है, उसकी जो तनियाँ बोल सकते हो आप, जो उसकी बैग की लगाने वाली होती है, जो आप शोल्डर पे लगाते हो बैग, वो लेके चलो, ठीक है, नैरो है या फिर ब्रॉड है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको वो चुभता है। अगर तो उसकी जो स्ट्रैप्स है चौड़ी होंगी
ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, 2 बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो दोनों ने सेम बुक्स उठाई हुई है, सेम उनके बैग्स का वेट है। डिफरेंट क्या है, उनके जो बैग्स हैं उनकी जो स्ट्रैप है जो उन्होंने शोल्डर्स पे डाले हुए हैं स्ट्रैप्स, तो जो एक लड़की है उसकी जो स्ट्रैप्स है वो थोड़ी ब्रॉड है, बट लड़की की जो स्ट्रैप्स है वो थोड़ी छोटी है, मतलब वो पतली है, थोड़ी पतली होंगी, और उसकी जो स्ट्रैप है वो थोड़ी मोटी है। तो उसे क्या हो रहा है, लड़के को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि उसके जो शोल्डर्स है उस पर काफ़ी उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको वेट पड़ रहा है, बट जो लड़की ने वो कंफर्टेबल होकर चल रही है। तब ये कंसेप्ट मतलब उन्होंने देखा कि अगर आपकी जो स्ट्रैप्स एंड ब्रॉड है तो आप पे जो है मतलब आपका जो एरिया है जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है वो ज़्यादा है ना। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा, यही फार्मूले से आप देख सकते हो, क्योंकि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितनी फोर्स होगी उतना ही प्रेशर होगा। बट अगर एरिया ज़्यादा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, प्रेशर ये फार्मूले से, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर ये इन्वर्सली है मतलब अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, है ना। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया कम होगा। अब अगर स्ट्रैप्स का एरिया ज़्यादा है, स्ट्रैप्स मोटी हैं, बड़ी हैं, तो मतलब प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से लड़की को अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, वो आराम से वेट उठा के चल रही है। बट लड़के को क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रैप्स का एरिया कम है, ठीक है। एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसलिए आपको कोई भी चीज़ उठानी है तो उसका जो एरिया है ना, सरफेस एरिया, जो उसका स्ट्रैप है वो थोड़ा मोटा होगा, चौड़ा होगा, तो उसकी वजह से उस पर प्रेशर कम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एक और आके एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाए, इफ़ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ कार्डबोर्ड, किसी कार्डबोर्ड पे 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई किया जा रही है जिसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, देन द प्रेशर फाइंड आउट करो। आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितनी है 100 न्यूटन, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2 1 2 250 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये इसका प्रेशर आ गया, है ना। एक एग्जाम्पल इन्होंने ये भी ली थी, ब्लंट है या फिर शार्प नाइफ है। आप देखते हो चाकू है, चाकू एक तो बड़ा तेज़ मतलब जैसे ये चाकू है आपका, एक साइड से तेज़ होता है जहाँ से आप कट करते हैं, उसकी दूसरी साइड भी, उसके अपोजिट साइड भी होती है, ठीक है। अब आप तेज़ से काटते हो, ठीक है, उसका एरिया कम है ना, समझ लो। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, चलो ठीक है ऐसे समझाती हूँ। आपका जो चाकू है जो तेज़ वाला है, मतलब समझ लो कि उस तेज़ वाला और उसके मतलब ऊपर वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा मोटा होता है, वो उसके नीचे वाला एरिया पतला होता है जहाँ से आप चाकू से प्याज काट रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका चाकू है, मान के चलो ये आपका चाकू है, ये लेके चलते हैं यार, ये चाकू है, ये नीचे वाली साइड है यहाँ से आप कट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ऐसे करके कट कर रहे हो, एक इसका ये वाला एरिया होता है ऊपर वाला, ये मोटा होता है, ये नीचे होता है, ठीक है, ये पतला होता है, तो ये एरिया कम होता है। अगर एरिया कम है तो आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो तभी आप आराम से कोई भी सब्जी काट देते हो जिसका मतलब ये एजेस है शॉर्प है। बट अगर आप उस चाकू को उल्टा कर लो, ठीक है, चाकू को उल्टा कर दिया, उसका एरिया बढ़ गया, अब आप उसको काट कर थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, फिर जाके वो कटोएगा भी नहीं कटोएगा, ये भी डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है ना। तो आपका प्रेशर आप ज़्यादा पड़ रहा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम पड़ेगा उस पर, है ना। उसका एरिया ज़्यादा है ना तो प्रेशर कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा तो वो चीज़ कटोएगी नहीं। तो यही है कि ब्लंट एरिया पे, ब्लंट नाइफ पे जो है चीज़ें अच्छे से प्रेशर नहीं पड़ता तो वो हम नहीं काट सकते, बट शार्प नाइफ से हम आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो काट सकते हैं। अब आपने हेड एंड पॉइंटर एंड ऑफ द नेल, आपने किल देखा है, किल कैसा होता है, लाइक ऐसे, ये किल है, ये यहाँ से शार्प है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जब आप इसको हथौड़े से मारते हो ऊपर से, ये शार्प है, इसका एरिया कम है यहाँ पे, है ना, एरिया कम है, ऊपर से मारते हो तो आराम से बीच में लकड़ी के चला जाता है, लकड़ी पे आप किले, जैसे ये मतलब पेज है, मैं इसके ऊपर ऐसे किले रखूँ ऊपर से करूँगी तो ये मजे से इसके बीच में चला जाएगा, है ना। बट अगर मैं इसको उल्टा कर लूँ तो इसका ये एरिया देखो, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा जब आप इसको ऊपर से मारोगे। जैसे ये पहले किला ऐसे था, अब आपने ये वाली साइड को नीचे कर दिया, ऐसे कर दिया, अब ऊपर से मारोगे तो ये बीच में जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, चला जाएगा। बट अगर आपको प्रेशर ज़्यादा डालना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, सॉरी फोर्स ज़्यादा डालनी पड़ेगी, प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। अगर एरिया बढ़ गया, आपका ये एरिया बढ़ा हुआ है ना, एरिया बढ़ गया तो आपका प्रेशर कम लग रहा है ना, प्रेशर कम लग रहा है नीचे, तभी वो बीच में नहीं जा रहा। जब आपने इसको सीधा रखा, जब आपकी ये नीचे वाली साइड नीचे है तो आपने जैसे मारा, फोर्स लगाई, आपका जो है एरिया कम है तो आपका प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा लगा इस पर, तभी वो आसानी से नीचे चला गया, है ना।
तो यही है कि जब आपका एरिया बढ़ता है तो आपका जो प्रेशर है वो कम होता है, अगर आपका प्रेशर बढ़ता है तो आपका एरिया कम होता है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर और फोर्स तो सेम ही लगेगी। नेक्स्ट है आपका हाइट इंक्रीजेज द प्रेशर आल्सो इंक्रीज। अगर हाइट इंक्रीज होती है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। कैसे? ये किल वाला ले लो आप किल को अगर आप यहाँ से मारोगे, है ना, आपने आहिस्ता ऐसे करके मारा प्रेशर, सॉरी आपने यहाँ से मतलब मारा उसको, ठीक है, बट वो इतना अंदर नहीं जाएगा। बट अगर थोड़ा सा आप इसको और ऊपर करोगे, इसकी हाइट इंक्रीज करोगे हथौड़े की, जिससे आप मारे हो हथौड़े की, आपने मतलब पहले आपने हथौड़ा यहाँ पे रखा है और इसको मारा, इतना अंदर नहीं जाएगा। बट अगर आप उसको थोड़ा सा उसकी हाइट इंक्रीज कर दोगे, हथौड़े की हाथ थोड़ा और ऊपर लेके जाओगे फिर मारोगे, तो क्या होगा, वो आसानी से अंदर चला गया, मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ, है ना। तो यही बात बोले कि अगर आप हाइट को इंक्रीज करते हो तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है ना। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, हमारे आसपास एयर होती है उसका भी प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा, वो शक्कर सा होता है, ठीक है, ऐसे चौड़ा सा होता है और उसके ऊपर ऐसे करके ऐसे लगा होता है। अगर आप उसको ऐसे करके प्रेस करके ऐसे कर दो तो वो टेबल के साथ चिपक जाता है। उसको अब आप जब खींचते तो वो आसानी से नहीं खींच रहे होता, आपको उसको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है विंड की फॉर्मेशन कैसी होती है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। 2 बैलून्स ले लो। अब ये विंड का फॉर्मेशन में इन्होंने दिया कि 2 बैलून लिए हैं, ठीक है, मैं आपको ये डायग्राम में बता रही हूँ, फोटो लगा रही हूँ। तो 2 बैलून्स आपने लिए, एक जो है फुल है, एक पाइप ली है, एक साइड आपने एम्प्टी बैलून लगाना है, एक साइड फुल लगाना है, ठीक है। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जो एम्प्टी बैलून है, अब मुझे बताओ जो एम्प्टी बैलून इस साइड है, सॉरी एम्प्टी बैलून है और इस साइड फुल बैलून है। अब एम्प्टी साइड जो प्रेशर होगा वो कम होगा, है ना, प्रेशर कम होगा, और फुल साइड जो होगा वो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब क्या होगा कि आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जो फुल वाली साइड वाला बैलून है उस वो पाइप से होता हुआ उसमें से एयर है जो फुलाए नहीं है अपने बैलून, उसमें जाना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि दोनों जो बैलून्स का साइज़ है वो सेम हो जाता है। इसका मतलब जो आपका एयर है वो कहाँ से जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली साइड जा रही है ना। हाई प्रेशर था फुल बैलून में, लो प्रेशर था जो बैलून खाली है। तो यही लिखा हुआ है आपने, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है, मूव करता है। और आपकी ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। जब आपका रात के टाइम क्या होता है, रेत ज़्यादा गर्म होता है या पानी गर्म होता है, दिन के टाइम क्या होता है, तो कौन सी साइड से कौन सी डायरेक्शन में जो है एयर मूव करती है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज, ये मैंने आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, तो आप ये वहाँ से देख लेना थोड़ा बहुत, ये आपको पता होगा ऑलरेडी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। देन स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीड बाई रेन, एक स्ट्रॉन्ग सी विंड चलती है, ठीक है, किसके साथ, रेन के साथ। रेन भी होती है साथ में विंड भी चलती है, तूफान भी चलता है बड़ा जोर वाला, और साथ में उसके रेन भी आती है, उसको स्टॉर्म बोलते हैं, आंधी तूफान, है ना। तो नेक्स्ट है लाइटनिंग कैन ऑकर एज ओपोजिट चार्ज। लाइटनिंग होती है जब, तब क्या होता है, ओपोजिट चार्ज होता है। कोलाइड विद इन अ क्लाउड, बिटवीन द क्लाउड और बिटवीन क्लाउड्स एंड द ग्राउंड। अब क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तो ओपोजिट चार्ज कोलाइड करता है क्लाउड्स के साथ, मतलब किस किस के बीच में, विद इन अ क्लाउड, बिटवीन क्लाउड्स, विद क्लाउड के बीच में होता है, या बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स होता है, ठीक है, बिटवीन क्लाउड्स के बीच में होता है, या क्लाउड्स के अंदर भी होता है, या मतलब देखो ना, विद इन अ क्लाउड मतलब क्लाउड्स के अंदर, बिटवीन क्लाउड्स मतलब अलग अलग क्लाउड्स होंगे उनके बिटवीन, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द ग्राउंड, जहाँ फिर जो क्लाउड है और ग्राउंड के बीच में होगा वहाँ पे लाइटनिंग होती है। ये आप आगे मैंने इसके मेन पॉइंट लिखे हैं, अगर आपको यहाँ से इतना समझ नहीं आएगा, वो 2-4 लाइनें, आप 10 लाइनें हैं शायद, 4-5 लाइनें हैं, वो आप देख लेना, आपको अच्छे से वो मतलब क्लियर हो जाएगा। वो होता है ना एक की पॉइंट, वो मैंने नोट किए हैं। नेक्स्ट है लाइटनिंग रैपिडली हीट्स अप द एयर। जब लाइटनिंग होगी, है ना, बिजली चमकती है जब बादलों में, तो क्या होता है कि वो एयर को हीट अप कर देती है अराउंड इट, उसके अराउंड जो एयर है वो हीट हो जाती है, कॉजिंग द एयर टू एक्सपैंड, जिसकी वजह से एयर है वो एक्सपैंड होती है, एंड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड, उसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है एक लाउड सी, जिसको थंडर बोला जाता है, जब बिजली गरजती है। ए स्टॉर्म अकम्पनीड बाई लाइटनिंग एंड थंडर इज कॉल्ड अ थंडर स्टॉर्म। एक स्टॉर्म जब तूफान आता है, कब क्या उसके साथ क्या होता है, लाइटनिंग भी हो, थंडर भी हो, मतलब बिजली भी चमके और गरजे भी, थंडर हो गया गर्जना, बादलों का गर्जना, तो तब क्या बनता है, थंडर स्टॉर्म बनता है, ठीक है। अब साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म, ये बहुत
बड़े वाला स्टॉर्म होता है, दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर। यहाँ ये कहाँ बनता है, जहाँ पे जो ओशन वाटर है, वार्म वाला ओशन वाटर होता है, वहाँ पे होता है। एज द ओशन वाटर गेट्स हीटेड, जैसे ही आपका जो ओशन का पानी है वो गर्म होता है, द वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबव इट राइजेस। क्या होता है कि एक वार्म गर्म वाली और एक मॉइस्ट, मतलब जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, वो क्या करते हैं उसके ऊपर अराइज होना शुरू हो जाती है। द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स, और जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, रेन ड्रॉप्स। ये आपने बारिश वाले वो जो पढ़ाया था ना मैंने पीछे, कंडेंसेशन वगैरह, उसमें ये सब पढ़ा हुआ है आपने। तो इसका और भी ऑलरेडी पता नहीं क्या क्या दिया हुआ था कि साइक्लोन में, बहुत लंबा था, बट मैंने सोचा कि ये बस आपको इतना सा थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद वो काफ़ी उन्होंने दिया था कि कैसे होता है, क्या होता है, वो ऑलरेडी आपको पता है, नोन सी चीज़ें हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप की पॉइंट्स देखोगे उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है द स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन इज कॉल्ड। आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जो भी स्पिनिंग सिस्टम है क्लाउड्स का, विंड का, रेन का, ये मतलब सीधे डायरेक्टली नहीं बनती, इनका एक लंबा सा प्रोसेस चलता है। जैसे आपका रेन होती है, रेन कैसे होती है ना, कंडेंसेशन होती है, एवेपोरेशन होती है, देन जाके रेन होती है। वैसे ये सारे प्रोसेस जो है सिस्टम चलता रहता है, और इसी को साइक्लोन बोला जाता है। इन अ साइक्लोन द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर। क्या होता है कि साइक्लोन में क्या होता है कि जो लोएस्ट प्रेशर होता है, रीजन वो कौन सा होता है, जो सेंटर पे होता है, ठीक है। नोन एज उसको क्या बोलता है, आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है। एट द आई ऑफ द साइक्लोन द विंड इज काल्म। जो आई ऑफ द साइक्लोन होती है, यहाँ पे आपका प्रेशर लो है, वहाँ पे क्या होता है कि जो विंड होती है वो कॉल्म होती है, शांत होती है। बट द सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग वाला जो रीजन होता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड होती है और हैवी रेनफॉल होता है, तभी तो साइक्लोन आता है। नेक्स्ट है, ये की पॉइंट्स है, ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपका ये ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में था वो जो मैंने नहीं करवाया आपको, तो आप सिर्फ इतना सा भी देख लोगे कि इसमें क्या है। आपको ये की पॉइंट्स देख लेने इस लेसन के। वार्म एयर जब राइस होती है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, तो वो क्या क्रिएट करता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। कूल एयर रशेस टू ऑक्यूपाई द लो प्रेशर एरिया। जो कूल एयर होती है वो क्या करती है, रश करती है, मतलब जल्दी करती है कि मुझे ऑक्यूपाई करना है कौन सा एरिया, लो प्रेशर वाला एरिया। वार्म एयर राइजेस कूल एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। ऑलरेडी आपको पता है कि वार्म एयर राइज होती है, कूल होती है, फिर वाटर वेपर कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन होती है, ठंडी होती है, फिर वो अपना वेट नहीं उठा पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बारिश की फॉर्म में नीचे आते हैं, रेन ड्रॉप होते हैं, तो उससे पहले वो क्लाउड्स बनते हैं, उसी से बारिश आती है ना। तो विगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स फॉल टू द ग्राउंड एज रेन हेल आर्स ने। फिर वही जो बिगर जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं उनका वेट वो कैरी नहीं कर पाता क्लाउड, तो वो क्या कहते हैं नीचे बरसता है, जहाँ तो वो ग्राउंड पे, या तो वो रेन की फॉर्म में होगा, या हेल वो छोटे छोटे बर्फ़ के गोले पड़ते हैं, हम उसको पता नहीं ओ एंड बोलते हैं, अब वहाँ पे पता नहीं क्या बोला जाता है, और स्नो की फॉर्म में गिरते हैं, है ना। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्रिएटेड इन द क्लाउड्स बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। अब क्या होता है, यहाँ क्लाउड्स में क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग सी एक विंड बनी होती है, वो क्या करती है, अपवर्ड डाउनवर्ड जा रही होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो जो वहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कोलिजन होता है, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहाँ पे डेवलप होता है। व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मीट दे कॉज लाइटनिंग। जब वो दोनों वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मीट करेंगे तो क्या होगा, लाइटनिंग होगी, ऑपोजिट चार्ज मिलेंगे, है ना। लाइटनिंग में ऑकर विद इन अ क्लाउड। लाइटनिंग कहाँ होती है, विद इन में क्लाउड में होती है, मतलब बिजली कहाँ चमकती है, जहाँ तो क्लाउड्स के बीच में चमकती है। आप देखते हो आसमान में कभी कभी देखते हो तो बिजली वहाँ चमक रही होती है, तो या तो वो बिटवीन क्लाउड्स और क्लाउड्स, 2-3 क्लाउड्स हैं वहाँ पे, वहाँ उनके बीच में चमक रही है, या फिर बिटवीन अ क्लाउड और ए क्लाउड। कई बार आप देखते हो कि वो धरती पे भी आ रही होती है, लाइट पड़ती है ना, आप देखते हो बिजली। तो अंडर सर्टेन कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन्स। कुछ कंडीशंस के अंडर जो आपका स्टॉर्म है वो किस में डेवलप हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। नोट ये कर लो, लिक्विड एंड गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। लिक्विड और जो गैस है वो प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर में, जिसमें आपने लिक्विड रखा है, जिसमें गैस रखी है। फॉर एग्जाम्पल आप बॉटल लेना, एक बॉटल भरी हुई है पानी के साथ, ढक्कन बंद कर दो उसका, ठीक है, उसका प्रेशर बन गया अंदर। अब आप क्या करना, सुराख करना, ऊपर से करना, नीचे से करना, ऐसे करके बॉटल के मतलब सुराख कर दो, चारों तरफ नहीं करना, एक ऊपर करना एक नीचे करना। तो आप देखोगे पानी का प्रेशर पड़ रहा है और पानी उसके साथ साथ फ्लो नहीं होता, पानी की ऐसे करके ना एक लंबी सी ऐसे करके इतनी दूर जाके गिरेगा। जब उस बोतल का पानी गिरेगा वो ऐसे करके इधर गिरेगा, ना कि उसके साथ साथ पानी इधर इधर बहेगा। इसका मतलब उसमें प्रेशर है, और वो प्रेशर कहाँ बढ़ रहा है, जो इसकी बोतल की बॉल्स हैं। तो यही लिखा है कि लिक्विड एंड गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन बॉल्स ऑफ कंटेनर। तो यही है कि जो लिक्विड और गैस है वो उसका प्रेशर बॉल्स ऑफ कंटेनर पे होता है। डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज विंड टू ब्लो।
ठीक है। अगर एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है तभी विंड जो होती है ब्लो करती है। वार्म एयर राइसेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, ये लाइन्स आप देख लो, जब वार्म एयर राइसेस होती है तो क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। रिक्वायरमेंट फॉर थंडरस्टॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है और स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए होती है। स्ट्रॉन्ग winds मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फैसिलिटेटिंग रबिंग ऑफ आइस पार्टिकल्स विद वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जब स्ट्रॉन्ग विंड मूव करती है ऊपर क्लाउड्स में तो क्या होता है, जो आइस पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रब करते हैं। मैंने बोला दो चीज़ों की रबिंग होती है तभी तो वहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। तो कॉजिंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू डेवलप इन क्लाउड्स, तो क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है जो क्या करता है, थंडरिंग का, लाइटनिंग का काम करता है। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन अ क्लाउड और बिटवीन ए क्लाउड, ऑलरेडी मैं आपको ऊपर पढ़ा सकती हूँ कि किस किस में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो कैसे कैसे होता है। ग्राउंड कासिंग लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के घरों में भी बिजली पड़ती है, बट अगर आपने एक वहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगाया, ये आप देख लो डायग्राम में कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। तो लाइटनिंग कंडक्टर अगर आप अपनी छत पे लगा देते हो तो उसकी वजह से आप अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे बिजली ना पड़े, लाइटनिंग का इफेक्ट ना पड़े। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 2 लेसन्स ऑफ 8th क्लास। तो काफ़ी लंबा हो गया, 6 तक हो गया, अभी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अभी 7 लेसन और पेंडिंग है। चलो हो जाएगा आराम से, कोई डोंट वरी, अभी बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे हम। हमने तो अभी लास्ट वाला पूरा महीना जो अगस्त है वो PYQ में ही रखा है, मॉक टेस्ट में ही रखा है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम आराम से करेंगे। डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं वो टाइम से कर दूंगी, आप बस आराम आराम से करते जाओ और जो मैं करा रही हूँ वो आराम से करना और अच्छे से करना। ये ना हो ये सारा आपका पढ़ा रहे, नहीं हमने आगे वाला पढ़ना, आगे वाला पीछे वाला रह जाए, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आराम से समझो और टाइम की टेंशन मत लो, सिलेबस की टेंशन मत लो, हम सब आराम से करेंगे, ठीक है। ओके फिर देन टिल बाय बाय, टेक केयर।